नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सोमवार को 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं समेत 5100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, अरुणाचल अब कृषि और बागवानी में बढ़ रहा है आगे। यहाँ के कीवी, संतरे, इलायची, पाइन एप्पल अरुणाचल को दे रहे हैं नई पहचान। नई दिल्ली में भारत ब्राजील कृषि टैग क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम मैत्री 2.0 का शुभारंभ। ICAR EMBR-APA समझौते को बताया महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत ब्राजील कृषि प्रौद्योगिकी तथा खाद्य सुरक्षा में सहयोग के महत्व पर दिया बल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ICAR CIAE कार्यक्रम में हुए शामिल। कृषि उपकरण और इनपुट किट का किया वितरण। GST के नए स्लैब को किसानों के लिए बताया लाभकारी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर दिया जोर। ई-मंडी ऐप और MP फार्म गेट ऐप को मिला प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड। 8.5 लाख से अधिक किसान इन ऐप का उपयोग करके अपने दाम पर अपने घर, खलियान, गोदाम से अपनी कृषि उपज बेचने में हुए सक्षम। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला शामिल है। क्षेत्र की विशाल जल विद्युत क्षमता के उपयोग निरंतर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में ये बड़ा कदम है। इन जल विद्युत परियोजनाओं पर 3700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। हियो जल विद्युत परियोजना की क्षमता 240 मेगावाट और तातो 1 जल विद्युत परियोजना की क्षमता 186 मेगावाट की होगी। PM ने तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखी। 1500 से अधिक की क्षमता वाला ये केंद्र बड़े सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और उत्सव आयोजन में काम आएगा। PM ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट बिजली, 500 गीगावाट बिजली गैर परंपरागत स्रोतों से पैदा करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य सोलर पावर, विंड एनर्जी, पानी से बिजली बनाकर पूरा किया जाएगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश इसमें देश के साथ कदम ताल करते हुए चल रहा है। आज जिन 2 पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है, वो पावर प्रोड्यूसर के रूप में अरुणाचल की स्थिति को और मजबूत करेंगे। PM ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ही अरुणाचल अब कृषि और बागवानी में आगे बढ़ रहा है। यहाँ की कीवी, संतरे, इलायची, पाइनएप्पल अरुणाचल को एक नई पहचान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त बनाने और देश में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने को एक बड़ा मिशन बताया। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ही अरुणाचल अब कृषि और बागवानी में आगे बढ़ रहा है। यहां के कीवी, संतरे, इलायची, पाइनएप्पल अरुणाचल को नई पहचान दे रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि का पैसा भी यहां के किसानों के बहुत काम आ रहा है। साथियों,
माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त करना हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। देश में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने, ये बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन ये मोदी का मिशन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ICAR CIAE भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को कृषि उपकरण और इनपुट किट वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान GST के नए स्लैब पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने इसे खासतौर पर किसानों के लिए लाभकारी बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा कृषि के उपकरण, छोटे ट्रैक्टर और बड़े ट्रैक्टर की कीमत कम हुई है। इसका फ़ायदा किसानों को होगा। इसके लिए मैं PM को धन्यवाद देता हूं। कई चीजें सस्ती हो रही है, खाने पीने का सामान, खेती के उपकरण हो, ट्रैक्टर पर भी छोटे ट्रैक्टर जो निदाई गुड़ाई के काम आता 23,000 रुपया कम होंगे और बड़े ट्रैक्टर पर 63,000 रुपया तक कम होंगे। थ्रेसर हो, स्प्रेयर हो, हार्वेस्टर हो, अलग अलग कृषि उपकरण भी सस्ते हो रहे हैं। और मैं कृषि मंत्री हूं तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा। खेती बाड़ी की चीज में काम आने वाली चीजें सस्ती हो जाए तो हमारे किसानों को सुविधा और राहत मिलती है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आप सबको बधाई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर बढ़ना होगा, जिसमें खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन भी शामिल हों। इससे हमें आसानी से अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। आगे खेती के साथ दूसरा काम धंधा चालू करवाना है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैं नाम दे रहा हूं, जिसमें खेती के साथ पशुपालन या मधुमक्खी पालन या बकरी पालन या मुर्गी पालन और मछली पालन। मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि अकेले खेत, अगर कम खेती है तो अकेले खेत पर पेट नहीं भर सकता। सही बात है कि नहीं बता? कम से कम एक धंधा और चाहिए। ये इसलिए कि हम आसानी से अपनी आमदनी बढ़ा पाए। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने ICAR केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE भोपाल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपने बैटरी से चलने वाली स्प्रे मशीन बनाई है, जिसे आसानी से अपने कंधे पर लटका कर स्प्रे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम हाथ से सब्जी लगाते हैं, जिसमें बहुत समय लगता है। अब टमाटर, बैगन, मिर्च के पौधे क्यारियों में केवल 1 मिनट में 12 से 15 पौधे लगाए जा सकते हैं। इन्हें बहुत अच्छी मशीन बनाई, मैं संस्थान को बधाई देता हूँ। आसानी से अपने कम बोझ की कंधे पे लटकाई और आराम से बैटरी चालू करी और स्प्रे किया पूरे उसमें। दवाई हो, नीदानाशक हो और कोई चीज का स्प्रे करना हो, क्योंकि हम छोटे छोटे किसान, अभी सब्जी अपन लगाते हैं हाथ से तो बहुत टाइम लगता है। अब ये जो सब्जी की रुपाई का एक यंत्र दे रहा है, इसमें मशीन से हम सब्जी की रुपाई करेंगे। इसमें हाथ से चलेगा ही, और जब क्यारियां बनाएंगे बेड पे, उसमें टमाटर, बैगन, मिर्च, इनके पौधे जो पौधे लगाते हैं, ये आप 1 मिनट में 12 से लेकर 15 तक लगा देंगे फटाफट। अच्छा, हाथ से लगाने में कभी कम गड्ढा हो गया, कभी ज्यादा गहरे में लग गया, कई बार कम दूरी पे लगा, कोई ज्यादा दूरी पे लग गया। मशीन से कम ज्यादा नहीं होगा, जितनी गहराई में बीज जाना, वो पौधा जाना चाहिए, उतनी गहराई में जाए।
भारत और ब्राजील ने नई दिल्ली में कृषि टेक क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम मैत्री 2.0 का शुभारंभ किया। ये पहल कृषि नवाचार और सह निर्माण हेतु एक द्विपक्षीय शिक्षण मंच है। ICAR महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने दोनों देशों की 77 वर्ष पुरानी साझेदारी, ब्रिक्स और G20 में साझा भूमिका तथा ICAR EMBR-APA समझौते को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ICAR 1996 में 74 पेटेंट से बढ़कर अब हर साल 1800 से अधिक पेटेंट प्राप्त कर रहा है और 5000 से अधिक लाइसेंसिंग समझौते कर चुका है। ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा ने इसे भारत ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक बताया और कृषि प्रौद्योगिकी तथा खाद्य सुरक्षा में सहयोग के महत्व पर बल दिया। और भारत ब्राज़ील मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम के जरिए कृषि नवाचार में साझेदारी को मजबूत किया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के सिल्वर ओक हॉल में आयोजित एक प्रोग्राम के दौरान ई मंडी ऐप को स्कॉच गोल्ड तथा MP फार्म गेट ऐप को स्कॉच सिल्वर अवार्ड नवाजा गया है। दोनों एप्लीकेशन NIC भोपाल द्वारा विकसित की गई हैं। ई मंडी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। ऐप पर मंडी प्रांगण में प्रवेश से लेकर नीलामी, तोल, भुगतान तथा अनुज्ञा की कार्यवाही का रियल टाइम कंप्यूटराइजेशन है। ई मंडी योजना प्रदेश की सभी 259 मंडियों में क्रियाशील है। MP फार्म गेट ऐप एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे किसान अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर निःशुल्क डाउनलोड करके अपने दाम पर अपने घर, खलियान, गोदाम से अपनी कृषि उपज को बेचने में सक्षम हुए हैं। किसानों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने वाला पूरे भारत में मध्य प्रदेश इकलौता एक राज्य है। इस ऐप का उपयोग कर 8.5 लाख से अधिक कृषकों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। और कृभको यानी कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है जो मुख्य रूप से उर्वरकों के निर्माण और विपणन का कार्य करती है। इसके अलावा कृभको किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये जानने के लिए कृभको के डिप्टी मैनेजर सत्यवीर सिंह से बात की हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड एक बहुराज्यीय सहकारी संस्था है जिसे किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में और भी हमें बता रहे हैं सत्यवीर सिंह जी जो कृभको में डिप्टी मैनेजर हैं। सहकारी क्षेत्र में किसानों के मध्य से एक विश्व स्तरीय संस्था के रूप में उभर कर के सामने आना, जो कृषि आधारित, ग्रामीण आधारित उत्पादों में विशेषज्ञता प्राप्त करके उनका उत्पादन करके उनका विपणन करके किसानों को अधिक से अधिक लाभ दे सकें और जो उसके शेयर धारक सहकारी समितियां होती हैं उनके अंशधारक को भी बढ़ा सकें। इसके लिए इनकी स्थापना की गई थी। क्या क्या चीज़ें अभी बना रहे हैं आप लोग? ये किसानों के ही उत्पादों का बेसिकली निर्माण करती है और रासायनिक खादों में कृभको यूरिया का उत्पादन होता है, DAP का होता है जो वहाँ से इम्पोर्ट होती है, NPK होती है और TSP होती है और अन्य जो फास्फेटिक खादें हैं और सभी खादें होती हैं। तो ये तो हो गई रासायनिक खादें। रासायनिक खादों से हमारा उत्पादन तो बढ़ जाता है लेकिन जो मृदा की स्थिति है वो ख़राब हो जाती है, दूषित हो जाती है और जो हमारे खाने योग्य फसल नहीं रहती, उसके लिए ये जैविक खादों का भी उत्पादन भी करती है, आयात भी करती है और वितरण भी करती है। वो जैविक खादों में ये हमारे बायो फर्टिलाइजर है, जैसे ये जैविक होने की वजह से उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, मिट्टी की दशा को सुधारता है, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाता है। मिट्टी जिंदा है तो हम भी हैं, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं। अगर मिट्टी बंजर हो जाए, ऊसर हो जाए तो उसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता। तो उसे सही बनाने रखने के लिए रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों का प्रयोग भी अत्यावश्यक है। इसके अलावा और नए प्रोडक्ट्स में क्या है आपके पास? कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है और एक FOM सरकार ने चलाई है अभी, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फसलों के अवशेषों को ज़मीन में हैरों से जुताई करके गाड़ देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए और हल्की सी यूरिया लगा के मिट्टी दबा दें तो वो सड़ जाते हैं और डिकम्पोज होकर के कंपोस्ट बन जाते हैं और हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा में और संख्या में भी वृद्धि करते हैं। कृभको और किसानों के प्रशिक्षण के लिए भी कुछ कर रहे हैं? किसान सभाओं का आयोजन करते रहते हैं, फसल गोष्ठी का करते रहते हैं, क्रॉप सेमिनार भी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं और बड़े लेवल पे हम अपने जो ये हैं फसल प्रदर्शन लगवाते रहते हैं। खेतों में अपनी कोई वैरायटी विशेष पे अपने तत्वों के अपने साथ लगवाते हैं, अपने सामने लगवाते हैं, किसानों को खेत में जाकर के अपनी तरह से जुताई करवाते हैं। मिट्टी की जाँच बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो उसके लिए भी
कुछ ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? हाँ, मिट्टी परीक्षण के प्रोग्राम हम करते रहते हैं। हमारे जो HO है उसमें मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, जो हमारे पूरे भारतवर्ष से सैंपल आते हैं और उनके मैक्रो और माइक्रो 2 तरह के होते हैं इसमें। एक तो सूक्ष्म पोषक तत्व, एक बृहद पोषक तत्व। तो बृहद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का परीक्षण होता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, मैग्नीज, कार्बन, बोरोन और नीला तोता सभी तत्वों का परीक्षण होता है। तो ये इसके लिए हम किसानों को प्रशिक्षित करते हैं, उनके खेतों पर भी जाते हैं और उन्हें बताते हैं कैसे मिट्टी ली जाए। तो उन्हें समझाते हैं कि ये मृदा परीक्षण ही बहुत अति आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि एक तत्व दूसरे तत्व का काम नहीं कर सकता। हमारे 15-16 तत्व होते हैं, तो अगर एक नीला तोता अगर कोई कर सकें। इसके अलावा जो भी उर्वरक उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो उससे हमारी फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद। और सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होने से लोगों को काफ़ी लाभ होगा। इस संबंध में दूरदर्शन संवाददाता गिरीश निशाना ने भारतीय चावल निर्यातक संघ के उपाध्यक्ष देव गर्ग से बातचीत की। आइए सुनते हैं। जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियंस राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग जी। नई जीएसटी दरों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट राइस सेक्टर और उसके एक्सपोर्ट के ऊपर होगा। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है वो है कि ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इनपुट्स उसको घटा के 5% कर दिया गया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर बासमती चावल की ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के अंदर कटाई होती है। उस समय ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर इनपुट्स का काफ़ी मेजर कंपोनेंट होता है हार्वेस्ट कॉस्ट के अंदर। तो ये जीएसटी दरें कम होने की वजह से फार्मर का कॉस्ट कम होगा, हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है वो है कि आज कोई भी एक्सपोर्टर अगर इंडिया से चावल का एक्सपोर्ट करता है तो उसको अपना रिफंड लेने में लगभग 60 दिन का टाइम लगता है। ये 60 दिन का जो विंडो है उसको घटा के अब 1 हफ्ता कर दिया गया है। इसका मतलब कोई भी चावल का एक्सपोर्टर निर्यातक 7 दिन के अंदर 90% प्रोविजनल रिफंड उसको मिल जाएगा। इस चेंज की वजह से चावल इंडस्ट्री के लगभग 1250 करोड़ रुपए अनलॉक हो जाएंगे। ये 1250 करोड़ रुपए अब एक्सपोर्टर्स के पास अवेलेबल होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होगी और वो इंटरनेशनल स्केल के ऊपर compete करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। अगर मुझे आंध्र प्रदेश के अंदर चावल सस्ता मिलेगा तो मैं काकीनाडा पोर्ट से एक्सपोर्ट करूँगा। अगर मुझे पंजाब में चावल सस्ता मिलेगा तो मैं गुजरात पोर्ट से एक्सपोर्ट करूँगा। अगर मेरे पास आंध्र प्रदेश का जीएसटी नंबर नहीं है तो मेरे लिए काकीनाडा पोर्ट के ऊपर चावल इकट्ठा करना, उसके वेयरहाउस में चावल स्टोरेज करने में मेरे को अन्य प्रकार की समस्याएं आती थी। पर नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टाइम जो अब 3 दिन पे घटा दिया गया है, जिसको पहले 30 से 45 दिन लगते थे, उससे किसी भी एक्सपोर्टर के लिए मार्केट में टाइमिंग करना, मार्केट के लिए को रिस्पॉन्ड करना बहुत आसान हो गया है। हिंदुस्तान इस साल चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। हमारा इस साल का प्रोडक्शन 145 मिलियन टन है। हमने चाइना को मात देके दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर और सबसे बड़े प्रोड्यूसर का पोजीशन हमने हासिल कर ली है। तो हम तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। 7,500 कंपनियों की तरफ से उनको आश्वासन देते हैं कि जो भी इसके बेनिफिट्स आएंगे वो हम कस्टमर को पास ऑन करेंगे और देश के उन्नति के अंदर उनका साथ देंगे। तो ये थे देव गर्ग जी जो बता रहे थे किस तरह से भविष्य में चावल का भविष्य होने वाला है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में 22 सितंबर को चने की खरीद उठापटक के साथ हुई। कहीं चने की कीमतों में तेजी रही तो कहीं गिरावट देखने को मिली। वहीं कुछ मंडियों में दाम स्थिर बने रहे। गुजरात की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक यहां की राजकोट मंडी में चने के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 20 सितंबर को यहां चना 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। 22 सितंबर को इसमें 25 रुपए की तेजी आई और कीमत बढ़कर 5,475 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। जबकि इसके उलट राजस्थान की बस्सी मंडी में चने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 20 सितंबर को यहां चने का भाव रहा 5,325 रुपए, जो कि 22 सितंबर को 9 रुपए टूटकर 5,316 रुपए पर आ गया।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की फैजाबाद मंडी में दोनों दिन यानी 20 और 22 सितंबर को चने के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,400 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की सहारनपुर मंडी में भी चना स्थिर भाव पर बिका। यहाँ 20 सितंबर को इसका भाव रहा 6,700 रुपए, जो कि 22 सितंबर को 6,700 रुपए पर बना रहा। घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 में कुल फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में रबी चने की पैदावार 113.37 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यानी साल 2023-24 में रबी चने की उपज 110.39 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस साल चने की पैदावार में करीब 3 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित है। वहीं इसके हाजिर भाव एगमार्कनेट के मुताबिक कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 20 सितंबर को सोयाबीन की कीमत थी 4,425 रुपए। 22 सितंबर को इसके दाम में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,425 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 20 सितंबर को यहाँ इसका भाव था 4,080 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदे 25 रुपए बढ़कर 4,105 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 22 सितंबर को इसका भाव 4,250 रुपए पर टिका रहा। मध्य प्रदेश की राजगढ़ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला बना रहा। यहाँ 20 सितंबर को सोयाबीन की खरीद 3,800 रुपए पर हुई। 22 सितंबर को यहाँ इसका भाव बिना किसी फेरबदल के 3,800 रुपए पर बना रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की कटाई कर लें, साथ ही यहां के किसान बाजरा और सोयाबीन की कटाई भी कर सकते हैं। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। अरुणाचल प्रदेश में अभी के समय तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई भी की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाके में धान और रागी के खेतों में जल भराव की समस्या से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान बागों में भी उचित जल निकासी बनाए रखें। वहीं असम के किसान टमाटर, खीरा और बैंगन की तुड़ाई कर लें। असम के पहाड़ी क्षेत्र में धान, गन्ना, मूंग, उड़द और तिल के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही असम के किसान सब्जियों और बागों के खेतों में जलभराव से बचें और अच्छी जल निकासी व्यवस्था करें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में रबी मक्का, फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुवाई करें। साथ ही साफ मौसम में उड़द और मूंग की बुवाई जारी रखें। बात करें मेघालय की, तो यहाँ के किसान के धान के खेतों में जल जमाव को रोकने के लिए जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं मणिपुर के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई शुरू करें और तराई और ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद आलू की अगेती फसल के रूप में बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। मणिपुर के किसान धान, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और अदरक आदि की फसलों के खेतों में जलभराव से बचें और अच्छी जल निकासी व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान सोयाबीन और मूंगफली की परिपक्व फलियों की कटाई शुरू करें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि फसल को नुकसान न हो। मिजोरम के किसान धान और मक्के के परिपक्व भुट्टों की कटाई कर लें। मिजोरम में अभी के समय सरसों की बुवाई की जा सकती है। वहीं नागालैंड के किसान धान और सोयाबीन की फसल के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान तिल की कटाई जारी रखें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज बुसान में चल रहे एशियन कॉन्टेस्ट एंड फिल्म मार्केट का दौरा किया। ये एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा और क्रिएटिव कंटेंट मार्केट प्लेस है जो बैक्सो में आयोजित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का आदेश दिया। लोक आयुक्त पुलिस ने कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान से कल रात 2 घंटे तक आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ की। इस दौरान मंत्री की संपत्ति और वित्तीय लेन देन के बारे में उनके बयान दर्ज किए गए। और कोलकाता में देर रात बादल फटने के बाद बिजली का करंट लगने से 7 लोगों की मौत की खबर। बादल फटने से हुई भारी बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। हावड़ा और सियालदह डिवीजन में रेल सेवा बाधित। इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।